हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। और दोस्तों, आज की हमारी मूवी है द ट्रेजर। ये मूवी एक बहुत ही अच्छी कॉमेडी ड्रामा थ्रिलर मूवी है और IMDb पर इस मूवी की रेटिंग 6.7 है और रॉटेन टमेटो पर ये मूवी 95% तक फ्रेश है। तो मूवी की रेटिंग देखकर तो दोस्तों आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये मूवी कितनी डिफरेंट होने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मूवी के एंड में आपको एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज भी देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में यह जरूर टाइप कीजिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम कॉस्टी नाम के आदमी को देखते हैं जो कार में बैठे अपने बेटे एलिन से बात कर रहा था। कॉस्टी एलिन से पूछता है, क्या तुम परेशान हो? तब एलिन कहता है, हाँ थोड़ा बहुत। कॉस्टी कहता है, लेकिन क्यों? एलिन कहता है, क्योंकि आज भी आप मुझे लेट लेने आए। तब कॉस्टी कहता है, ठीक है मेरी गलती है, आज के बाद मैं तुम्हें जल्दी लेने आऊंगा। अब रात में कॉस्टी अपने बेटे एलिन को रॉबिन हुड की स्टोरी सुना रहा होता है। तभी वहां पर कॉस्टी की वाइफ रालुका आकर कॉस्टी से कहती है, बाहर हमारा पड़ोसी आया है और वो तुमसे कुछ बात करना चाहता है। तब कॉस्टी बाहर आकर अपने पड़ोसी एड्रियन से मिलता है जो उसी बिल्डिंग के एक फ्लैट में रहा करता था जिस बिल्डिंग में कॉस्टी रहता था। कॉस्टी और एड्रियन दोनों ही एक दूसरे को ठीक तरह से नहीं जानते थे। एड्रियन कहता है, एक्चुअली मुझे कुछ पैसा उधार चाहिए था, मुझे बहुत जरूरत है। कॉस्टी कहता है, कितना पैसा चाहिए? एड्रियन कहता है, तकरीबन 800 यूरो। मैं आपको 1 या 2 मंथ में आपका पैसा वापस लौटा दूंगा। कॉस्टी कहता है, सॉरी बट अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं खुद अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा हूँ। एड्रियन कहता है, सॉरी पर मैं डेस्परेट हूँ, मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। अगर मुझे पैसा नहीं मिला तो बैंक मेरे घर पर अधिकार जमा लेगा। कॉस्टी कहता है, आपको बैंक का कितना उधार चुकाना है? एड्रियन कहता है, तकरीबन 76,000 यूरो। इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट 17,000 यूरो है और मैंने बैंक की लास्ट किस्त लगभग 3 साल पहले भरी थी। कॉस्टी पूछता है, बैंक आपसे इंटरेस्ट कितना लेता है? एड्रियन कहता है, तकरीबन 13%। कॉस्टी कहता है, मेरा बैंक इंटरेस्ट रेट 8% है और वो भी मेरे लिए बहुत ज्यादा है। एड्रियन कहता है, तुम्हारे पास जॉब होगी, सैलरी मिलती होगी तो तुम्हारे लिए आसान है, पर मेरी कंपनी बंद हो गई थी और मैं ये पे नहीं कर पाया। यह सुनकर कॉस्टी कहता है, लेकिन 800 यूरो मेरे लिए काफी ज्यादा है, मुझे भी अपनी कार का और फ्लैट का लोन भरना पड़ता है, आप शायद ये बात समझ सकते होंगे। एड्रियन कहता है, हाँ मैं बिल्कुल समझता हूँ, सॉरी मैंने आपको परेशान किया। एड्रियन कॉस्टी को गुड नाइट कहकर वहां से निकल जाता है। अब आगे कॉस्टी वापस अपने बेटे को रॉबिन हुड की स्टोरी सुनाने लगता है। तभी कॉस्टी की वाइफ रालुका आकर कॉस्टी से कहती है, वो तुमसे कुछ बात करना चाहता है, वो पड़ोसी वापस यहाँ पर आया है। आगे कॉस्टी वापस जाकर एड्रियन से बात करता है। तब एड्रियन कहता है, एक्चुअली मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के गांव में एक कहानी बताई जाती है। गांव के लोगों का कहना है कि मेरे परदादा के पास काफी सारा धन था और कम्युनिस्टों के आने से पहले मेरे परदादा ने वो खजाना कहीं पर दफना दिया था। मैं एक मेटल डिटेक्टर वाले को काम पर रखना चाहता हूँ ताकि मैं अपने गांव के घर पर सर्च कर सकूं कि वहां पर कुछ है या नहीं। अगर तुम मुझे पैसा दोगे तो मुझे मेरे घर से जो भी खजाना मिलेगा उसे हम आधा आधा बांट लेंगे। तब कॉस्टी कहता है, क्या आपके परिवार से किसी ने आपको खजाने के बारे में कभी बताया है? एड्रियन कहता है, हाँ मेरे दादाजी ने एक बार जिक्र किया था पर उन्होंने मुझे कुछ स्पष्ट नहीं बताया था। मुझे अभी भी याद है कि जब हम उन्हें अस्पताल ले जाने वाले थे और एम्बुलेंस के आने से पहले उन्होंने मुझे कुछ कहा था। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, तुम घर का ख्याल रखना। और ये बात उन्होंने सिर्फ मुझसे ही कही क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करते थे। लेकिन दुख की बात यह है कि अस्पताल भेजने के बाद वो जिंदा वापस कभी नहीं लौटे और मैं उनसे इस बारे में कुछ नहीं पूछ पाया। मैं आज भी यही सोचता हूँ कि जब उन्होंने मुझसे कहा था कि घर का ख्याल रखना, इसका मतलब वो मुझसे कहना चाहते थे खजाने का ख्याल रखना जो उस घर में दफनाया गया है। तब कॉस्टी पूछता है, क्या तुम्हारे माता पिता को इस बारे में कुछ पता है? तब एड्रियन कहता है, एक्चुअली मेरे पिता का मेरे ग्रैंडफादर के साथ ज्यादा मेलजोल नहीं था क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर मेरी माँ के पिता थे। मैंने अपनी माँ से भी इस बारे में पूछा पर उन्हें कुछ नहीं पता था। तब कॉस्टी कहता है, अभी तुमने कहा कि तुम्हारे परदादा ने वो खजाना गाड़ा था, तो फिर तुम्हारे दादाजी ने वो खजाना क्यों नहीं ढूंढा? एड्रियन कहता है, उन्होंने नहीं ढूंढा क्योंकि वो वहां पर नहीं रहते थे। 1947 में कम्युनिस्ट लोगों ने उन्हें अपने ही घर से निकाल दिया था और फिर उन्हें काराकल डिपोर्ट कर दिया गया था। वहीं पर उन्होंने अपनी जिंदगी के 4 साल गुजारे। वो वापस वहां से आए तब उन्हें रिलेटिव और नेबर के वहां रहना पड़ा। मुझे घर क्रांति के बाद मिला 1998 में। मुझे लगता है कि यह ऑफर तुम्हारे लिए काफी अच्छा है। तब कॉस्टी सोचकर कहता है, सचमुच मेरे पास अभी पैसा नहीं है। एंडियस कहता है, मैंने मेटल डिटेक्टर वाले को हायर किया है और वो मुझसे 800 यूरो मांग रहा है। यदि तुम किसी मेटल डिटेक्टर वाले को ढूंढ लो जो हमारा काम कम में कर सके तो काम बन सकता है। आगे एंड्रियन वहां से जाने लगता है। तभी कॉस्टी उससे पूछता है,
क्या तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर अमीर थे? एड्रियन कहता है हाँ वो बहुत अमीर थे। कॉस्टी कहता है ठीक है फिर मैं तुम्हें सोच कर बताऊंगा। आगे कॉस्टी ये बात अपनी वाइफ को बताता है और उसकी वाइफ उसे कहती है लेकिन तुम 800 यूरो लाओगे कहाँ से? तब कॉस्टी कहता है अभी मेरे अकाउंट में सिर्फ 300 यूरो है, क्या तुम अपने पिता से पैसा मांग सकती हो? तब कॉस्टी की वाइफ कहती है जब तक हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी तब तक मैं उनसे नहीं कहने वाली। अब रात में कॉस्टी की वाइफ टीवी देख रही थी और कॉस्टी लैपटॉप पर कुछ सर्च कर रहा था। कॉस्टी की वाइफ उससे जाकर पूछती है क्या तुम्हें कुछ मिला? कॉस्टी कहता है हाँ मैंने एक कंपनी सर्च की है। कॉस्टी की वाइफ कहती है ठीक है तुम जाकर काम करो, मैं जाकर सो रही हूँ। अब अगले दिन कॉस्टी अपने ऑफिस में होता है और कॉस्टी अपने ऑफिस में काम करने वाली लिलियाना से कहता है लिलियाना क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगी? मुझे कुछ मेरे पर्सनल काम के लिए बाहर जाना है और मैं बॉस से कहने वाला हूँ कि मैं तुम्हारे साथ बाहर किसी साइट पर इंस्पेक्शन के लिए जा रहा हूँ। अगर तुम अभी मेरी हेल्प करोगी तो मैं भी कभी तुम्हारी हेल्प करूंगा। आगे कॉस्टी अपने बॉस से जाकर कहता है मुझे किसी साइट पर इंस्पेक्शन के लिए जाना है, हमें रेसिडेंस की वहां से कंप्लेन मिली है, क्या मैं लिलियाना को भी अपने साथ ले जाऊं? तब कॉस्टी का बॉस कहता है ठीक है तुम उसके साथ चले जाओ। आगे कॉस्टी अपनी कार लेकर उस एड्रेस पर जाता है जो एड्रेस उसने वेबसाइट से निकाला था। तब कॉस्टी को वहां पर कर्नल नाम का आदमी मिलता है और कॉस्टी कर्नल से कहता है मुझे मेटल डिटेक्टर की जरूरत थी। कर्नल मजाक में कहता है क्या आपको कोई विस्फोटक ढूंढना है? तब कॉस्टी कहता है नहीं वो मुझे मेरे दोस्त के घर के लिए चाहिए, मेरे एक दोस्त के ग्रेट ग्रैंडफादर ने उनके घर पर किसी जगह पर खजाना दफनाया था। तभी वहां पर कर्नल का सीनियर भी अपनी ऑफिस की खिड़की खोलकर कर्नल से पूछता है इन्हें क्या चाहिए? कर्नल कहता है इन्हें मेटल डिटेक्टर की जरूरत है। आगे कर्नल कॉस्टी को अपने सीनियर के ऑफिस में भेज देता है। आगे कर्नल का सीनियर पेट्रस कॉस्टी से पूछता है तुम्हें कितने बड़े एरिया में मेटल डिटेक्टर का यूज करवाना है? कॉस्टी पेट्रस से कहता है तकरीबन 800 मीटर स्क्वायर। तब पेट्रस कहता है हम 1 यूरो पर स्क्वायर मीटर के चार्ज करते हैं और उसके बाद आपकी लोकेशन तक जाने का पेट्रोल का खर्चा भी। तब कॉस्टी पेट्रस का कार्ड ले लेता है और पेट्रस कहता है यदि मान लीजिए आपको गार्डन से कोई खजाना मिलता है तो आपको पुलिस में रिपोर्ट करना होगा, फिर पुलिस आपके मिले हुए खजाने की जांच करेगी। यदि आपका खजाना नेशनल हेरिटेज का हिस्सा हुआ तो वो स्टेट की प्रॉपर्टी हो जाएगी। यह सुनकर कॉस्टी कहता है मैं इस बारे में नहीं जानता था। तब पेट्रस कहता है और यदि तुमने पुलिस को नहीं बताया और पुलिस को कहीं से पता चल जाता है तो फिर तुम्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। तुम पुलिस को कॉल करोगे और पुलिस पास ही मौजूद म्यूजियम वालों को कॉल करेगी और म्यूजियम वाले मिले हुए खजाने की जांच करेंगे। अगर वो कह देते कि ये खजाना सरकार की विरासत है तो सरकार तुम्हें उस खजाने की वैल्यू का 30% दे देगी और अगर तुम्हें कुछ ऐसा मिलता है जिसकी कोई हिस्टोरिकल वैल्यू नहीं है तो सरकार वो तुम्हें पूरा दे देगी। यह सुनकर कॉस्टी वहां से जाने लगता है। तभी बाहर उसे कर्नल मिलता है और कर्नल कॉस्टी से कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, मैं तुमसे इस काम का सिर्फ 400 यूरो लूंगा और वहां तक जाने का डीजल का पैसा। और प्रॉब्लम बस ये है कि मैं तुम्हारे साथ बस वीकेंड पर ही चल पाऊंगा क्योंकि वीकेंड पर यहाँ पर सारे इक्विपमेंट मौजूद रहेंगे जो हमें चाहिए होंगे। कर्नल कॉस्टी को अपना कार्ड देते हुए कहता है तुम्हें जरूरत हो तो इस नंबर पर कॉल करना और मेरे बॉस को इस बारे में कुछ मत बताना। अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो पुलिस की भी कोई टेंशन नहीं, तुम बस मुझे मेरा पैसा दे देना और जो भी वहां पर मिलेगा वो सब तुम रख लेना। अब आगे कॉस्टी एड्रियन के घर पर जाकर उसे मिलकर बताता है मैं मेटल डिटेक्टर कंपनी के पास गया था और उन्होंने मुझे बताया कि हमें जो भी खजाना वहां से मिलेगा हमें उसकी सूचना पुलिस में देनी होगी। अगर वो नेशनल हेरिटेज से जुड़ा हुआ कोई खजाना होगा तो स्टेट उसे अपने पास रख लेगी और हमें उस खजाने का बस 30% वैल्यू देगी। तब एड्रियन कहता है हमें जो कुछ भी वहां पर मिलेगा हम उसे कार में ले जाकर बुकारेस्ट के गोल्ड मार्केट में बेच देंगे और वो लोग गोल्ड को गलाकर उसका यूज कर लेंगे। इस तरह से हमें पुलिस को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब कॉस्टी कहता है यदि तुम पुलिस को इस बारे में नहीं बताना चाहते तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। यह सुनकर एड्रियन कहता है ठीक है यदि हमें कुछ मिला तो हम पुलिस को बता देंगे। अब अगले दिन कॉस्टी अपने ऑफिस में था पर उसे उसकी कोई फाइल नहीं मिल रही थी। तभी कॉस्टी के बॉस वहां आते और वो कॉस्टी से कहते कल तुम जिस साइट पर गए थे वहां पर क्या हुआ? कॉस्टी कहता है हमें वहां पर लैंडलॉर्ड नहीं मिल पाया। यह सुनकर कॉस्टी का बॉस कहता है चलो उसकी फाइल लेकर ऑफिस में आओ। आगे कॉस्टी अपने बॉस को सब कुछ सच बता देता है कि वो कल किसी इंस्पेक्शन के लिए नहीं गया था बल्कि वो अपने खुद के काम के लिए गया था। एक्चुअली मेरे नेबर ने मुझे बताया कि उसके ग्रेट ग्रैंडफादर ने उनके ही घर में कोई खजाना छिपाया था। उसी खजाने का पता लगाने के लिए मैं मेटल डिटेक्टर के ऑफिस में गया था। यह सारी बातें सुनकर कॉस्टी के बॉस को विश्वास नहीं होता और वो कहते क्या तुम मेरा मजाक बना रहे हो?
तो मुझे सच क्यों नहीं बताते? क्या तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं चलता कि तुम्हारा लिलियाना के साथ अफेयर चल रहा है? तुम्हें काम और अपनी पर्सनल लाइफ को कभी भी एक साथ नहीं मिलाना चाहिए। तब कॉस्टी कहता है, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मेरा लिलियाना के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा। अब आगे कॉस्टी और उसकी वाइफ घर पर बैठकर टीवी देख रहे थे। तब कॉस्टी की वाइफ कॉस्टी से पूछती है, पड़ोसी के गांव का नाम क्या है? कॉस्टी कहता है, गांव का नाम इस्लाज है। तब कॉस्टी की वाइफ कहती है, क्या तुम्हें पता है 1848 में क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कॉस्टी पूछता है, कहाँ से? कॉस्टी की वाइफ कहती है, इस्लाज गांव के पास टन्नू मगुरेल है, वहां से इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। 1848 की क्रांति अमीर रईस जादव के बेटों द्वारा शुरू की गई थी। रईस जादव के ये बेटे विदेशों में पढ़ते थे और वो रोमानिया को बदलना चाहते थे। अगर हमारा पड़ोसी भी उन रईस जादव के परिवार से होगा तो बहुत चांसेस है वहां पर हमें खजाना मिलने का। खजाने की बात को लेकर कॉस्टी और उसकी वाइफ काफी कुछ सोच रहे थे, क्योंकि खजाना ढूंढने में वो अपनी सेविंग का बचा कुचा थोड़ा बहुत पैसा लगा रहे थे, क्योंकि अगर वो पैसा उनके पास नहीं रहेगा तो उनकी सिर्फ मुश्किलें बढ़ने वाली थी। अब वीकेंड की शाम को 6 बजे एड्रियन और कॉस्टी एड्रियन के गांव पर जाने के लिए निकल जाते हैं। तब कॉस्टी एड्रियन से पूछता है, क्या तुम्हारे परिवार से कोई 1848 की क्रांति में शामिल थे? एड्रियन कहता है, मुझे इस बारे में नहीं पता। अब आगे वो लोग एड्रियन के गांव वाले उस घर तक पहुंच जाते हैं। कॉस्टी उस घर को देखकर कहता है, तुम्हारा घर तो काफी अच्छा है। तब एड्रियन कहता है, ये मेरे भाई का घर है। यहाँ पर 2 घर बने, इसमें से एक मेरे भाई का और एक मेरा है। कॉस्टी एड्रियन का घर भी देखता है, जिसकी हालत काफी खस्ता थी। आगे कॉस्टी घर के बड़े से गार्डन को भी देखने लगता है। तब एड्रियन गार्डन में लगे पेड़ को दिखाकर कहता है, हमें इस पेड़ के नीचे ही खजाने को ढूंढना होगा, क्योंकि अक्सर लोग पेड़ की जड़ों के नीचे ही खजाने को छिपाया करते थे। तब कॉस्टी कहता है, लेकिन यहाँ पर तो और भी कई पेड़ है। तब एड्रियन कहता है, लेकिन ये पेड़ 100 साल पुराना है, इसके नीचे खजाना होने की ज्यादा संभावना है। अब आगे कर्नल भी कार में मेटल डिटेक्टर और इक्विपमेंट लेकर पहुंच गया था। कॉस्टी कर्नल से पूछता है, हम कितने नीचे छिपे हुए खजाने का इससे पता लगा सकते हैं? कर्नल कहता है, तकरीबन 30 मीटर नीचे छिपे हुए खजाने का। तब वहां खड़ा एड्रियन कहता है, इतने नीचे तो हमें रोमन एम्पायर मिल जाएगा। आगे कर्नल मेटल डिटेक्टर स्टार्ट करके गार्डन में सर्च करने लगता है और कर्नल कहता है, हमें कुछ बैरियर टेप खरीद लेनी चाहिए थी, जैसे पुलिस वाले यूज करते हैं, ताकि हम लोग रूट को मार्क कर सके, ताकि हमें सेम ग्राउंड को वापस सर्च ना करना पड़े। थोड़ी दूरी पर सर्च करने के बाद कर्नल उन्हें रिजल्ट दिखाने वाला होता है, पर उस मशीन की स्क्रीन बराबर काम नहीं कर रही थी और कर्नल मशीन को लेकर कंफ्यूज भी था, क्योंकि उसे वो मशीन अच्छी तरह से यूज नहीं करनी आती थी। तब वहां खड़ा एड्रियन कहता है, किसी मशीन के द्वारा कैसे 30 मीटर अंदर सर्च किया जा सकता है, क्योंकि जमीन के नीचे 21 मीटर अंदर तो पानी मिल जाता है। एड्रियन को कर्नल की बातें सुनकर उस पर ज्यादा विश्वास नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद एड्रियन वापस कर्नल से पूछता है, क्या ये मशीन बीप का साउंड नहीं करती? कर्नल कहता है, वो दूसरी मशीन करती है। आगे कॉस्टी भी उस मशीन को ठीक से ऑपरेट करने में कर्नल की हेल्प करने लगता है। तब कर्नल वो मशीन कॉस्टी को देकर अपनी गाड़ी से एक दूसरी मशीन निकालता है और कर्नल उस मशीन को एड्रियन की गोल्ड रिंग पर ट्राई करता है। गोल्ड रिंग के पास में ले जाते ही वो मशीन साउंड करती है। आगे कर्नल उस मशीन के द्वारा गार्डन में सर्च करने लगता है और वो मशीन बार बार बीप साउंड करने लगी थी। तब कर्नल कहता है, इन जगहों पर छोटी मोटी मेटल की चीजें दबी होगी। कर्नल उस मशीन को पेड़ के नीचे ले जाता है तो वो मशीन लगातार वहां पर साउंड करने लगती है। तब कर्नल कहता है, यहाँ पर हो सकता है कोई बड़ी चीज दबी हो। एड्रियन कहता है, लेकिन ये मशीन तो हर जगह साउंड कर रही है। तब मशीन से सर्च करते हुए कर्नल 1343 बोलने लगता है। तब कर्नल कहता है, यदि मशीन 4 डिजिट नंबर दिखाती है तो जमीन के नीचे दबी हुई वस्तु लोहा है, और यदि 3 डिजिट नंबर दिखाती है तो लोहे के अलावा कोई अन्य धातु है। आगे कर्नल वापस पेड़ के नीचे सर्च करने लगता है तो वहां पर थोड़ी बड़ी स्पेस में बीप का साउंड आ रहा था। तब कर्नल कहता है, यहाँ पर 364 नंबर दिखा रहा है। एड्रियन कहता है, इसका मतलब यहाँ पर गोल्ड है। कर्नल कहता है, जमीन के नीचे दबी हुई वस्तु गोल्ड, कॉपर, सिल्वर कुछ भी हो सकती है। आगे कॉस्टी भी मेटल डिटेक्टर मशीन की फाइल को ओपन कर देता है और वो कर्नल को उसे देखने के लिए कहता है। कर्नल मशीन को देख रहा था, तब मशीन में सरफेस का एक 3D मॉडल दिखाई दे रहा था। आगे कर्नल वापस उस मशीन के द्वारा पेड़ के नीचे सर्च करता है और कर्नल पेड़ के नीचे की एक जगह पर कहता है, यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है। आगे कर्नल उन दोनों को उस जगह का चार्ट दिखाता है, जहाँ चार्ट में अलग अलग रंगों के साथ कुछ नंबर लिखे हुए थे। तब कर्नल वो चार्ट दिखाकर कहता है, रेड बॉक्स नंबर का मतलब जमीन के नीचे दबी हुई चीज लोहे से बनी है
और जहां पर तुम्हें 3 डिजिट नंबर दिखाई दे रहे वो लोहे के अलावा और कुछ है, यानी गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम या कॉपर कुछ भी हो सकता है। तब एड्रियन कहता है जो रेड नंबर दिखाई दे रहे वो पेड़ के नीचे के दिखाई दे रहे। कर्नल कहता है हाँ, वो पेड़ के नीचे दबी हुई कोई चीज के दिखाई दे रहे। यह सुनकर एड्रियन कहता है तो हमें यहाँ पर खोदना शुरू करना चाहिए। कॉस्टी कहता है और क्या होगा यदि हमें नीचे कोई कॉपर मिला तो क्यों ना हम पूरे गार्डन में मशीन यूज करें। कर्नल कहता है ये सही बोल रहा है, हमें दूसरी जगह भी ट्राई करना चाहिए। कई लोग तो घरों की दीवारों में पैसा छिपाते हैं। मैंने कई ऐसी जगहों पर काम किया है जहाँ पर घरों की दीवारों में भी हमें खजाना मिला है। एड्रियन पूछता है तो उन दीवारों पर क्या किसी प्रकार के निशान बने होते थे। कर्नल कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। जब कभी लोग घर बनाते हैं तो वो घर की पूर्व दिशा की दीवार पर सिक्के छिपाया करते थे। वो लोग इसे गुड लक मानते थे। तब कॉस्टी कहता है क्यों ना हम इन्हें सर्च करने दे, वैसे भी हम इन्हें पैसा देने वाले हैं। कर्नल घर की पूर्व दिशा की दीवारों को भी सर्च करता है पर उन्हें वहां पर कुछ दिखाई नहीं देता। आगे कर्नल वापस पूरे घर के गार्डन की जगह पर सर्च करने लगता है, पर काफी देर सर्च करने के बाद भी कर्नल को वहां पर कुछ दिखाई नहीं देता। तब कॉस्टी एड्रियन से कहता है मुझे लगता है हमें अंधेरा होने से पहले उसी जगह पर खुदाई करना चाहिए जहां पर तुम बोल रहे थे। आगे साउंड करने वाली मशीन से कर्नल पेड़ के नीचे उन्हें वो जगह बताता है जहां पर एक बहुत बड़ी स्पेस में मेटल डिटेक्टर मशीन साउंड कर रही थी और एड्रियन और कॉस्टी उस जगह पर खुदाई करने लगते हैं। थोड़ा एड्रियन पूछता है क्या तुम बता सकते हो वो चीज कितनी नीचे होगी। कर्नल कहता है हो सकता है 2 मीटर नीचे हो। एड्रियन कहता है और हमें कुछ नहीं मिला तो। कर्नल कहता है मेटल डिटेक्टर ने शो किया है, अगर तुम चाहो तो खुदाई कर सकते हो। एड्रियन को अब कर्नल की बात पर गुस्सा आने लगा था क्योंकि कर्नल किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं दे रहा था और वो श्योर भी नहीं था कि उन्हें नीचे कुछ इंपॉर्टेंट मिलने वाला था। एड्रियन को गड्ढा खोदते हुए गुस्सा आ रहा था और वो कहता है यदि हमें 2 मीटर तक कुछ नहीं मिला तो हो सकता है हमें 50 मीटर नीचे तक भी कुछ ना मिले। कॉस्टी कहता है क्यों ना हम 2 मीटर तक खोद के देखें। आगे वो लोग थोड़ा गड्ढा खोद देते हैं और कर्नल वापस मशीन से चेक करता है तो अभी भी उस जगह पर मशीन का साउंड सुनाई दे रहा था। एड्रियन के बाद कॉस्टी भी उस जगह पर खोदने लगता है और अब खोदते खोदते उस जगह पर अंधेरा भी हो चुका था और गड्ढे को खोदते हुए कॉस्टी कहता है तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर एक रात में कितना बड़ा गड्ढा खोद सकते थे। एड्रियन कहता है 2 मीटर, ऐसा कर्नल का कहना है। कर्नल एड्रियन से कहता है तुम मुझसे शर्त लगवा लो, यदि तुम्हें 2 मीटर के नीचे कुछ मिलता है तो यहाँ पर जो भी कुछ मिलेगा हम उसे 50-50 कर लेंगे। एड्रियन कहता है मेरा शर्त लगाने का कोई मूड नहीं। कर्नल कहता है तो अब मुझे ताने देना बंद करो। आगे वो लोग काफी बड़ा गड्ढा खोद देते हैं और कर्नल वापस मेटल डिटेक्टर से उस गड्ढे को चेक करता है तो अभी भी मेटल डिटेक्टर उस जगह पर साउंड कर रहा था। आगे कॉस्टी गड्ढे में उतरता है तो वो गड्ढा कॉस्टी के कंधे तक पहुंच चुका था। ये देखकर एड्रियन कॉस्टी से पूछता है तुम्हारी हाइट कितनी है। कॉस्टी कहता है 1.9 मीटर। एड्रियन कहता है हमने 1.8 मीटर तक खोद दिया है। कर्नल कहता है हम सही ट्रैक पर है, अभी गड्ढा और खोदो। एड्रियन कहता है और हमें कुछ नहीं मिला तो। तब कर्नल कहता है तुम इतने नेगेटिव क्यों हो। तब एड्रियन कर्नल से पूछता है क्या तुमने इस घटिया मशीन से बॉम्ब्स भी ढूंढे हैं। यह सुनकर कर्नल कहता है अब तुम मुझे उकसा रहे हो। आगे कर्नल गुस्से में कॉस्टी से कहता है कॉस्टी मुझे जाना है। तब कॉस्टी कहता है बस हमें थोड़ा सा और खोदने दो फिर तुम जा सकते हो। तब एड्रियन कहता है इसे जाने दो, हम इसके बगैर भी अपना काम कर सकते हैं। दूसरी मशीन लेकर आओ, हम पता करें कि नीचे कुछ है भी कि नहीं। कर्नल कहता है दूसरी मशीन फ्लैट सरफेस पर यूज होती है, ना कि इसे गड्ढों पर यूज होती है। एड्रियन कहता है मुझे तो लगता है तुम्हें पता भी नहीं है कि इन मशीनों को कैसे यूज करना है। कर्नल कहता है अपना मुंह बंद रखो नहीं तो अभी तुम्हें मारकर गिरा दूंगा। यह सुनकर एड्रियन भी कुदाल लेकर कर्नल को मारने आने लगता है पर कॉस्टी चिल्लाकर एड्रियन को रुकने के लिए कहता है। आगे कर्नल कार में अपना सामान रखने लगता है तभी कॉस्टी उसके पास जाकर कहता है तुम शांत हो जाओ और थोड़ी देर यहाँ पर रुक जाओ। कर्नल कहता है नहीं अब मैं नहीं रुक सकता, मुझे यहाँ से जाना होगा। कर्नल कॉस्टी से पैसा लेकर अपनी कार में निकल जाता है। अब आगे कॉस्टी काफी देर तक उस गड्ढे को और गहरा कर रहा था। कॉस्टी ने उस गड्ढे को अपनी हाइट से भी ज्यादा खोद दिया था और एड्रियन कॉस्टी को देख रहा था। काफी देर तक खोदने के बाद एड्रियन कहता है पड़ोसी अब बाहर निकल जाओ, मुझे नहीं लगता हमें यहाँ पर कुछ मिलने वाला है। पर कॉस्टी एड्रियन की बात ना सुनकर गड्ढे से मिट्टी निकाले जा रहा था। तभी एड्रियन को गड्ढे से टकराने की कुछ आवाज आती है और एड्रियन पूछता है क्या नीचे कुछ है। एड्रियन गड्ढे की तरफ लाइट ले जाता है और कॉस्टी को गड्ढे के अंदर कुछ मिला था जिसे कॉस्टी निकाल लेता है। आगे वो लोग घर में ले जाकर निकाली हुई चीज को देखते हैं तो वो एक लोहे का बॉक्स था। वो बॉक्स काफी पुराने जमाने का था और कॉस्टी उसे खोलने में काफी जल्दबाजी कर रहा था। तब एड्रियन कहता है एक चोर है जिसे मैं जानता हूँ, वो 2 मिनट में ये बॉक्स खोल देगा।
कॉस्टी कहता है तुम्हें शांत रहना चाहिए था, कर्नल यहाँ से सीधा पुलिस के पास गया होगा। हमें इस बॉक्स को जल्दी बुखारेस्ट ले जाना चाहिए, वहीं पर हम इसे खोलने का ट्राई करेंगे। आगे वो लोग वहां से जल्दीबाजी में निकलने लगते हैं और तभी घर के दरवाजे पर पुलिस की गाड़ी आ जाती है। पुलिस गाड़ी से निकलकर गाड़ी चला रहे कॉस्टी से कहती है हमें आपके पेपर्स देखने हैं। तब वहां खड़ा एड्रियन कहता है एक्चुअली हम यहाँ पर दफनाया और खजाना ढूंढने आए थे। हमें कानून पता है कि हमें आपको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी। तब पुलिस ऑफिसर कहता है यदि तुम्हें कुछ मिला था तो तुमने सीधा हमें कॉल क्यों नहीं किया। तब दूसरा पुलिस ऑफिसर पूछता है वो ट्रेजर कहाँ पर है। एड्रियन कहता है वो कार की डिक्की में है। आगे पुलिस उन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाती है और पुलिस उस बॉक्स को खोलने के लिए लिका नाम के चोर को बुलाती है। पुलिस ऑफिसर कहता है तुमने तो इसे काफी लॉक खोले होंगे। तब लिका कहता है लेकिन इतना पुराना लॉक कभी नहीं खोला। काफी देर तक कोशिश करने के बाद आखिरकार लिका उस बॉक्स को खोलने में कामयाब हो जाता है। पुलिस बॉक्स को ओपन करती है तो बॉक्स के अंदर छोटे छोटे सेक्शन बने हुए थे, पर उन सेक्शन के अंदर पुलिस को कुछ नहीं मिलता। बॉक्स में एक और बड़ा सेक्शन भी बना हुआ था जिसे पुलिस ओपन करके देखती है तो उस बड़े सेक्शन के अंदर एक पैकेट था। पुलिस पैकेट को ओपन करके देखती है तो उसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट थे। वो सभी लोग उन डॉक्यूमेंट्स को निकाल कर देखने लगते तो वो सभी डॉक्यूमेंट जर्मन भाषा में थे। डॉक्यूमेंट को देखकर कॉस्टी कहता है ये तो मर्सिडीज के शेयर सर्टिफिकेट है। पुलिस ऑफिसर पूछता है तुम्हें ये बात कैसे पता चली। तब वहां खड़ा लिका नाम का चोर कहता है क्योंकि इस पर मर्सिडीज शेयर लिखा हुआ है। जब मैं जर्मनी में था तब मैंने ऐसे शेयर सर्टिफिकेट चोरी किए थे, पर वो शेयर सर्टिफिकेट क्रुप कंपनी के थे। तब मैंने वो सर्टिफिकेट किसी को बेच दिए थे और सामने वाले ने मुझे एक सर्टिफिकेट के 100 यूरो दिए थे। तब पुलिस ऑफिसर कहता है 100 यूरो ये तो अच्छी रकम है, काउंट करो ये कितने सर्टिफिकेट है। तब कॉस्टी कहता है लेकिन ये सर्टिफिकेट तो नेशनल हेरिटेज नहीं माने जाएंगे। पुलिस ऑफिसर कहता है हम इसके बारे में पता करते हैं। तब कॉस्टी कहता है लेकिन हेरिटेज तो आर्टिफैक्ट्स माने जाते हैं जो रोमन कल्चर से जुड़े हुए होते हैं। तब पुलिस ऑफिसर कहता है ठीक है हम बुखारेस्ट कॉल करके पूछते हैं। तब दूसरा पुलिस ऑफिसर कहता है ये सर्टिफिकेट 69 में इशू हुए थे। यह सुनकर एड्रियन कहता है लेकिन ये इम्पॉसिबल है। लिका नाम का चोर कहता है इम्पॉसिबल कैसे, इस पर लिखा हुआ है कि 69 में इशू हुए थे। अब तक एड्रियन को लग रहा था कि खजाना उसके ग्रेट ग्रैंड फादर का होगा। आगे पुलिस एड्रियन और कॉस्टी को उनके सर्टिफिकेट देकर छोड़ देती है। कॉस्टी और एड्रियन उन सर्टिफिकेट को काउंट करते तो टोटल 157 शेयर के सर्टिफिकेट थे। तब एड्रियन कहता है यदि हम आधा आधा बांटेंगे तो एक के हिस्से में 78 सर्टिफिकेट आएंगे, फिर भी एक सर्टिफिकेट बच जाएगा। आगे वो लोग घर के लिए निकल जाते हैं और एड्रियन पूछता है आखिर ये सर्टिफिकेट दफनाए किसने होंगे। पहले हमारे घर की जगह पर 2 बार बने हुए थे। मेरे भाई के घर में गैम्बलिंग हुआ करती थी और मेरे घर में स्ट्रिप बार था। ये बार उस जगह का सबसे फेमस बार हुआ करता था। पूरी काउंटी के प्रसिद्ध लोग उस बार में आया करते थे। मुझे लगता है आने वालों में से किसी ने सर्टिफिकेट उस जगह पर दफनाए होंगे। कॉस्टी कहता है यदि सर्टिफिकेट किसी ने दफनाए थे तो उसने वापस निकाले क्यों नहीं। एड्रियन कहता है हो सकता है दफनाने वाला आदमी मर गया हो। आगे कॉस्टी वो बॉक्स लेकर अपने घर पर जाता है और कॉस्टी की वाइफ और बेटा उस बॉक्स को देखने लगते हैं। डॉक्यूमेंट को देखकर कॉस्टी की वाइफ पूछती है ये क्या है। कॉस्टी कहता है ये मर्सिडीज कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट है। तब कॉस्टी का बेटा पूछता है लेकिन खजाना कहाँ है। कॉस्टी कहता है बेटा यही खजाना है। कॉस्टी का बेटा कहता है खजाना तो गोल्ड सिल्वर और डायमंड होता है, ये खजाना नहीं है। कॉस्टी का बेटा मायूस हो गया था और उसकी मम्मी उसे वहां से लेकर चली जाती है। अब अगले दिन वो शेयर सर्टिफिकेट को लेकर एक ब्रोकर के ऑफिस में जाते हैं और एक सर्टिफिकेट को चेक करके एमा नाम की लेडी उन दोनों को बताती है हमने सर्टिफिकेट चेक किया है। इस एक सर्टिफिकेट की मार्केट वैल्यू के हिसाब से कीमत तकरीबन 15,075 यूरो है। मेरी असिस्टेंट ने मुझे बताया कि आप इस सर्टिफिकेट को बेचना चाहते हो। एड्रियन और कॉस्टी कहते हाँ बिल्कुल। तब एमा कहती ठीक है शेयर बेचने पर आपको 7% ट्रांजैक्शन फीस देनी होगी जो कि आपके शेयर के प्राइस से काटी जाएगी। क्या आप दोनों इसके लिए तैयार हो। वो दोनों कहते बिल्कुल तैयार है। आगे कॉस्टी और एड्रियन अपने 4 सर्टिफिकेट एमा को दे देते हैं उन्हें बेचने के लिए। तब एड्रियन 78 को 15,075 से मल्टीप्लाई करता है तो उन सर्टिफिकेट की कीमत 11,75,850 यूरो हो रही थी और दोनों के सर्टिफिकेट मिलाकर ये कीमत 23,51,232 यूरो हो रही थी। एड्रियन कहता है ये तो काफी बड़ी कीमत है, हमें इसे 3 में डिवाइड करना होगा। कॉस्टी कहता है लेकिन हम तो 2 लोग हैं। एड्रियन कहता है लेकिन मुझे मेरी माँ को और भाई को भी इसमें से हिस्सा देना होगा। अगर उन्हें पता चला कि मैंने इसमें से तुम्हें भी हिस्सा दिया है तो मैं उन्हें कह दूंगा मैंने तुम्हें सिर्फ 10 शेयर दिए हैं। कॉस्टी कहता है लेकिन तुम ऐसा क्यों कहोगे। एड्रियन कहता है अगर मैंने कहा कि मैंने तुम्हें आधा हिस्सा दिया है तो उन्हें ये बात पसंद नहीं आएगी। तब कॉस्टी कहता है तो उन्होंने ये क्यों नहीं ढूंढ लिया।
एड्रियन कहता है तुम मेरी हाँ में हाँ मिलाकर इस बात को भूल जाना। तब कॉस्टी कहता है और अगर उन्हें सच पता चल गया तो वो लोग क्या करेंगे। एड्रियन कहता है हो सकता है वो तुम पर केस भी करे क्योंकि वो प्रॉपर्टी मेरी माँ के नाम पर है और तुम पर चोरी का इल्जाम लग सकता है। यह सुनकर कॉस्टी एड्रियन की बात के लिए मान जाता है। कुछ सर्टिफिकेट को बेचने के बाद आए पैसों से कॉस्टी को ज्वेलरी खरीद लेता है और कॉस्टी ज्वेलरी को उसी बॉक्स में भरकर अपने बेटे के पास ले जाता है और कॉस्टी अपने बेटे से कहता है मैंने ट्रेजर ढूंढ लिया, क्या तुम देखना नहीं चाहोगे। कॉस्टी अपने बेटे और उसके साथ खेलने वाले बच्चों को वो बॉक्स खोलकर दिखाता है। वो बॉक्स अब ज्वेलरी से भरा था जिसे बच्चे अपने साथ लेकर चले जाते हैं और कॉस्टी भी बच्चों की खुशी को देखकर काफी खुश होता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।